नमस्कार, मैं तनुषा नागरत आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। आज का हमारा विषय है संवेदनाओं से समाधान तक, जल, जंगल और जीवन। आज के इस विषय पे हमारे साथ अपनी जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धर्मेंद्र झा जी। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार। धर्मेंद्र जी एक वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं श्री तुषार सुगानी जी जो एक वरिष्ठ आर्किटेक्ट और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। नमस्कार तुषार जी, अभी हाल ही में जो उत्तराखंड उत्तराकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उससे जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम कैसे इन सब विपदाओं से डील कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इनके बारे में अगर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। हम धर्मेंद्र झा जी से शुरू करेंगे। देखिए, लगातार पर्यावरण के साथ जिस तरीके से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं या जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार एक से एक आपदाएं आ रही है, पहले केदारनाथ की आपने देखी और उसके बाद में आपने कल देखी। ये वैसे तो बादल फटा है और ये नेचुरल डिजास्टर है और कई बार कई जगह ऐसा होता रहा है, लेकिन सर्टेन एरिया में या ऐसी जगह पे क्यों हो रहा है, हम देखेंगे कि जिस जगह पे ये हुआ है, जहाँ पे ये दिक्कत आई है, वहाँ जो उसका फ्लो है, जो नदी बह रही है, उस नदी के क्षेत्र में ही कंस्ट्रक्शन सारी बसावट है। अगर आप पानी के बहाव क्षेत्र में यदि आप जाएंगे, यदि उनके नेचुरल क्षेत्र में, उनकी प्रकृति के बीच में अगर यदि आप पहुंचेंगे और उनका रास्ता अवरोध करेंगे तो ऐसी विपदाएं आएंगी और विपदाएं आएंगी तो त्रासदियां होंगी और उससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसे नुकसान न केवल उत्तराखंड में बल्कि देश के कई बार हमने अलग अलग क्षेत्रों में देखे हैं कि वहाँ पर भी इस तरह की दिक्कतें आई है और इनसे निपटने का एक ही मात्र तरीका है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में जो इनके रास्ते हैं, जो जहाँ पर इनका पानी का बहाव है, उन रास्तों में हम अवरोध ना दें इनके, क्योंकि ये तो तय है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और चूंकि जंगल कट रहे हैं, हम पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र तक जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे तमाम चीज़ें बनने लगी है, होटल बनने लगे हैं, तो अगर हम इनके आशियाने को छेड़ेंगे तो ये हमें दिक्कत देंगे। कल भी यही हुआ और काफ़ी लोग दब गए, लापता हो गए। तो तयशुदा है कि प्राकृतिक जो वातावरण है उसको बचाने के लिए हमको ही आगे आना होगा। अगर आप केदारनाथ की भी बात करेंगे, उस टाइम पे भी इस तरह की आपदाएं आई थी, तो ये लगातार होती जा रही है और धीरे धीरे करके हमारे लिए बड़े नुकसान का कारण बन रही है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पूरा का पूरा गांव वॉश आउट हो गया, 4 लोग लापता हुए, 50 लोग के करीब इंजर्ड हैं। तो कैसे हम इन विपदाओं से डील कर सकते हैं? कैसे हम इस स्तर तक पहुँचे जहाँ पे हर आए दिन हमें ऐसी घटना सुनने को मिलती है? हम असम के फ्लड्स देखें, केरला वायनाड में जो हुआ, ये जो घटना हुई हाल ही में। तुषार जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम कैसे इनसे डील कर सकते हैं, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ला सकते हैं जो एक एक्चुअली दिखे, जो सल्यूशन ऐसा नहीं हो कि हम उसके बारे में बात तो कर रहे हैं बट हर आए दिन हम फिर से ऐसी खबरें पढ़ें। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कल जो हुआ? देखिए, इस तरह की जब भी आपदाएं आती है, जी, जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि आती रहेंगी, बट आती है तो जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे उसके पीछे कारण क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम ह्यूमन बीइंग से, कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हुए। हम गलत हुए, हमने कोशिश की उन स्पेसेस को एनक्रोच करने की जो कभी हमारे नहीं थे, चाहे वो नदी नाले हुए, चाहे वो जलबावड़ियाँ हुई, चाहे वो फॉरेस्ट हुए, चाहे वो पहाड़ हुए, ये स्पेस कभी हमारे नहीं थे। हमने ह्यूमन सेटलमेंट बसाने के नाम पे ज़बरदस्ती उस पे एक अर्बनाइजेशन के नाम पे हमने उस पे अपना एक कॉन्क्रीट जंगल बनाने की कोशिश की। और अगर मैं देखूंगा जितने कैचमेंट एरियाज थे, जब भी आप कोई किसी भी नेचुरल एक इकोसिस्टम के साथ में डिसबैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सवाल है कि ये सब बातें आई कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर हम देखें तो हमने नेचुरल फ्लो को एक्चुअली ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हमने जल का जो प्रवाह है, जो नेचुरल एक फ्लो होता है, उसको अपने स्ट्रक्चर्स बनाने के माध्यम से हमने उस जल के प्रवाह को नेचुरली रोक दिया। तो अल्टीमेटली एक ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ एक बैलेंस है, इको बैलेंस है, अगर आप किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको इसका म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि 100% अपने को ये एक आकलन करने की जरूरत है कि हम सब कहाँ पे गलत हुए। इन सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम ये गलती दोबारा ना दोहराएं।
और इसके लिए सारे जो नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो भी हमें इनिशिएटिव, जो भी हमें मूव उठाना पड़ा, उसके लिए हमें बहुत स्ट्रांग तरीके से कटिबद्ध होना पड़ेगा। जी, और सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण सिर्फ किसी एक के करने से नहीं होगा, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब ये सोचते हैं कि कोई मेरे पर्यावरण को बचा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है इसलिए मैं सेफ हूँ, बट हम ये नहीं सोचते कि अगर हम खुद एक स्टेप नहीं लेंगे, पर्यावरण अपनी तरफ से एक स्टेप नहीं लेंगे, पर्सनल स्टेप, तो ऐसी विपदाएं आती रहेंगी। हम सिर्फ उन्हें न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में देखते रहेंगे और अपनी संवेदनाएं जारी करते रहेंगे। अभी भी हम अपनी संवेदना भेजते हैं धराली गांव, जिनके साथ ये हुआ, पूरा का पूरा गांव वाइप ऑफ हो गया। तो अब मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सर, धर्मेंद्र सर, कि आप जैसे पर्यावरण से जुड़े हैं, आप मीडिया में हैं, आपने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए, तो आप कैसे, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जयपुर में ग्रीन कवर अगर सिर्फ 11% बचा है, पिछले 20 साल में 47% ग्रीन एरिया ख़त्म हो गया है, ग्रे एरिया 89% बढ़ गया है, और अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सिर्फ 5% फॉरेस्ट कवर रहा है जयपुर में। और जयपुर उन 4 ऐसी सिटीज़ में से है जिसका कंटिन्यूसली हर साल दर साल जो टेम्परेचर्स है वो राइज हो रहे हैं, हीट आइलैंड्स बढ़ रहे हैं। तो हम क्योंकि जयपुर इतना विकसित हो रहा है, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें हमारा ग्रीन कवर, हमारा ग्रीन एरिया बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, और इस कॉन्क्रीट कैजुअलिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल, सोशल और एक सोसाइटल लेवल पे। धर्मेंद्र जी। जी देखिए, बात आपने, चूंकि बात तो ग्लोबली है, समस्या पर्यावरण की पूरी दुनिया में है जी। और भारत एक बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है जी। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात भी करें, वैसे क्षेत्रफल में हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। और जयपुर उसकी राजधानी है। देखिए, जब जयपुर बसा था आज से 300 साल पहले, अभी 2027 में ये 300 साल पूरे हो जाएंगे, तब ये 9 मील की दूरी में जयपुर बसा था। आज 100 मील की दूरी में जयपुर हो गया। इसका जो चारों तरफ की जो रिंग रोड बन रही है वो करीब 100 किलोमीटर की है। यानी शहर का 0 माइल आपका अजमेरी गेट है, अजमेरी गेट से चारों तरफ 30 से 40 किलोमीटर तक आपका ये शहर फैल चुका है। अब जब शहर फैला है और आसपास के गांव शहर में शामिल हो गए हैं, या छोटी छोटी गांव के, शहर के लोग, गांव के लोग जयपुर में मकान लेना चाह रहे हैं, तो ये कंक्रीट का जंगल तो खड़ा होना तय है। जैसे ही कंक्रीट का जंगल खड़ा होगा तो पेड़ भी कटेंगे, सड़कें भी चौड़ी होंगी, सरकार को भी करना पड़ेगा और आम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि आप मकान बनाइए, लेकिन मकान बनाने के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सेटबैक कितना छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, आपने अपने घर में ग्रीनरी कितनी दी है, नहीं दी है, आपको कितनी गाड़ियों की नीड है, आपको कितनी एसी की ज़रूरत है, आप कूलर से भी काम चला सकते हैं, आप एसी का टेम्परेचर मेंटेन 26-27 तक रख सकते हैं, आमतौर पे लोग 16-17 तक रखते हैं। तो एसी हुआ या गाड़ियाँ हुई या जंगलों का कटना है, ये तमाम चीज़ें हमारे पर्यावरण को कहीं न कहीं, आप यकीन जानिए कि बादल भले ही कहीं फटा हो, लेकिन ये जो जितना भी पोल्यूशन है, जितना भी धुआं है, जितना भी कार्बन हमारा उत्सर्जन होता है, ये कहीं न कहीं एनवायरनमेंट में जाकर के वो कहीं न कहीं हॉलिस्टिकली या हॉल के रूप में जाकर के कोई न कोई परेशानी खड़ी करता है, और वो जाकर के किसी न किसी तरीके से पहाड़ी एरिया में बादल जाकर के वहाँ पे जाके ये बड़ा नुकसान देते हैं। लेकिन ये नुकसान, ये मत मानिए कि नुकसान सिर्फ वहाँ हुआ है, हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ भी जोटोड़ा एरिया डार्क जोन एरिया है, 400-500 जो है नीचे फिट पानी की जा चुकी है। दूसरी चीज़ एक और है कि पानी का दोहन जिस तरीके से होता है, भले ही बीसलपुर का पानी जयपुर में आ चुका है, लेकिन हर घर में बोरिंग सिस्टम खुल गए हैं, पानी बिल्कुल इस तरीके की हो गया है। आप यकीन जानिए, मैं कल एक जगह पढ़ रहा था कि आप जो एक पहनते हैं कॉटन की शर्ट, वो कॉटन की शर्ट को बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है। अगर, और जिस तरीके से हम आज फैशन के दौर में जितने हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े खरीदते हैं, एक जीन्स को बनाने में 7,500 लीटर पानी खर्च होता है। लेकिन कहीं न कहीं पानी तो नीचे हम जमीन से लेते हैं ना, या हम बांध से लेते हैं ना, या हम पीने का पानी लेते हैं ना, उससे जो केमिकल निकलता है, उससे जो चीजें बाहर आती है। आज जयपुर की बात करिए, देखिए आप हमने बात कर दी कि साहब उत्तराखंड में त्रासदी हो गई। 81 की बाढ़ याद कीजिए, जब 81 में बाढ़ आई थी तो जयपुर के अंदर, सारा जयपुर के अंदर बसें बह कर करके यहाँ से दौसा के झिलमिली बांध में गई और मोरेल तक जाकर के जब वो फंस गई
तब जाकर के भारत सरकार के कहने पे मोरेल बांध को तोड़ा गया इंदिरा गांधी के टाइम पे, वरना वहाँ कहीं 50 गांव डूब जाते। इंदिरा गांधी ने हवाई सर्वे किया था उस जमाने में। तो यकीन जानिए कि अगर ये द्रव्यवती नदी जिस तरीके से एनक्रोचमेंट जयपुर में हो चुका है, यदि वो एनक्रोचमेंट नहीं हटाया गया समय रहते और कभी पानी इस तरीके का गिरा जैसा पिछले साल पानी गिरा था, अभी 2-4 दिन पहले जयपुर में जरा सा 2 घंटे पानी बरसता और हम तबाही में चले जाते हैं, कई घंटे घर पहुंचने में लग जाते हैं। इन सबका ये जयपुर में भी ऐसा हो सकता है। ये द्रव्यवती नदी का भी हमारे लिए भी आपदा कारण बन सकती है। तो कम से कम हमारा दायित्व है कि हम कहाँ मकान बनाए, किस सीमा में बनाए, कहाँ हमारा अधिकार है, कहाँ नहीं है। बिल्कुल, क्या हमारी सीमा है। क्या एक उदाहरण और देखिए आप कि बड़ा अच्छा लगता है लोगों को घूमना फिरना एंजॉय करना। हमारे जयपुर के चारों तरफ जो है 5-5 सफारियां बन गई हैं। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें प्राउड होता है कि वन ऑफ द सिटी, राजधानी की इंडिया में 2 टियर सिटी में जयपुर में 5 सफारी बियॉन्ड द सिटी है। लेकिन एक और चीज सोच के देखिए कि हम कहाँ पहुंच गए, उनके घरों में पहुंच गए। हम चाहे झालाना में हैं, चाहे हम आप गलता घाटी में चले जाएं, हम विद्याधर नगर में चले जाएं, हम झालाना नाहरगढ़ बायोलॉजिकल में चले जाएं, हम एलिफेंट विलेज में चले जाएं, ये सब हमने क्या किया, अपने सुख सुविधा के लिए, घूमने के लिए उनके घरों में सेंध लगा दी। बिल्कुल। और आज जानवर हमारे घरों में आ रहे हैं। ये समस्या हमें हमारी सीमा समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम ये ना सोचे कि कोई और बचा रहा है या किसी और के साथ ये हो रहा है। ये जो क्लाउड बर्स्ट कल हुआ है, हाल ही में जो भी त्रासदियाँ हुई हैं, वो कल को हमारे साथ भी हो सकती हैं। हम ये ना सोचे कि हम उससे बहुत दूर हैं। हमारी सीमाएं पहचानना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो तुषार जी, आप आर्किटेक्ट हैं जैसे, तो आपकी लेवल पे आर्किटेक्ट होते हुए कैसे ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं? क्या आपके विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो इतना डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन, इतना शहरीकरण हो रहा है, तो उस सब के चलते ये इनएविटेबल है, मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक डेवलप्ड नेशन भी बनना है। बट एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम, बिकॉज आप आर्किटेक्चर हैं, तो कैसे उसको आप इनकम्पस करते हैं अपने प्रोफाइल में, अपनी वर्किंग में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस शहर का बाशिंदा हूँ जिसकी उत्पत्ति 1726 में हुई थी। और जब वो सिटी डिज़ाइन की गई थी, उस समय कोई बहुत क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स नहीं थे। सवाई जय सिंह सेकंड ने एक आर्किटेक्ट, जो कि सो कॉल्ड आर्किटेक्ट थे, विद्याधर भट्टाचार्य, उनको बुलाया और कहा कि आप मेरी ये सिटी प्लान करें। इस स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिटी को प्लान करने के रीज़न ये थे, आमेर जो कि उनकी कैपिटल हुआ करती थी, बहुत ही कंजेशन में हो गई थी। तो उनको लगा सबसे पहले इस कंजेशन को डाइवर्ट करने के लिए, जब किसी भी शहर की डेंसिटी बढ़ती है तो उसको ग्रो करते हो, तो उन्होंने ये एक प्लेन स्ट्रेटा दिया जिसको हम जयपुर कहते हैं। दूसरा, उस समय हमारे पूरे अखंड भारत में मुगल इन्वेजन हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा मैं जयपुर सिटी को अगर यहाँ प्लान करता हूँ तो मिलिट्री रीजन से सिर्फ एक बॉटलनेक आती है अरावली के मध्य, जिसके कारण मेरा इन्वेजन हो सकता है। पॉलिटिकल रीजन से भी वो लोकेशन बहुत एप्ट थी। तीसरी, सवाई जयसिंह दो, जो कि एक बहुत रिलीजियस आदमी थे, उन्होंने कहा मेरा फोकल पॉइंट एक मंदिर होना चाहिए। तो उन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर को फोकल पॉइंट बनाया। और उसके बाद उस शहर की जो प्लानिंग उस समय हुई, 115 फीट चौड़ी रोड जौहरी बाजार या त्रिपोलिया बाजार या किशनपोल बाजार उस जमाने में परसीव की गई कि आज की डेंसिटी को भली भांति एक सस्टेन करके रखती है। सेकेंडरी रोड उसकी आधी, टर्शरी रोड उसकी आधी। उसके बाद उन्होंने चौपर्स का निर्माण किया। चौपर क्या थी? चौपर एक वो था जो एक पब्लिक स्पेसेस थी। उस समय में कोई भी थिएटर्स या पीवीआर या सिनेपोलिस या कोई अर्बन एरियाज नहीं हुआ करते थे। उसने चौपड़ का ये दिया कि यहाँ पे लोग बाग शाम को एकत्रित होंगे और एक सोशल एक्टिविटी होती थी। गंगौर की सवारी के लिए उन्होंने बहुत क्लियर थे कि गंगौर की सवारी क्योंकि एक हमारी एक कल्चरल धरोहर है, तो उसको देखने के लिए उन्होंने बरामदे का निर्माण किया, जिसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में मिक्स यूज कहते हैं। भली भांति उन्होंने कहा नीचे दुकान और ऊपर मकान। और जिस तरह की डिजाइन लैंग्वेज पूरे बिल्ड फॉर्म में 1726 में फॉलो की गई, इतनी हॉलिस्टिक थी वो कि आज मैं अगर मेरी शहर की हवेली में 45 डिग्री के एम्बिएंट टेम्परेचर में भी बैठता हूँ बिना एयर कंडीशनर्स के, तो ट्रस्ट मी मुझे एसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉल विंडो रेशियो को भली भांति रेस्पेक्ट किया।
यहाँ के क्लाइमेट में छोटी विंडोज होनी चाहिए ताकि बाहर का एयर फ्लो जब अंदर आए तो वो छोटे से विंडो के कारण प्रेशर चेंज हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ और वेस्ट में अगर विंडोज रखें तो देन उस जो हम जिसको वास्तु कहते हैं या एक हम कहते हैं कि हर हवेली में एक ब्रह्म स्थान हुआ करता था क्योंकि कोर्टयार्ड प्लानिंग होती थी। कोर्टयार्ड प्लानिंग में हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, गर्म हवा ऊपर उठती थी, स्वतः ही आपके सारे कमरे ठंडे रहते थे। जी। जिस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी, वॉल्स की बनावट मोटी 2-2 फीट की वॉल थी, उस समय सीमेंट नहीं यूज हुआ करता था, टोटल कंस्ट्रक्शन लाइम और सुर्खी से हुआ करता था, तो आपको गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म की एक फीलिंग देता था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया 1981 की बाढ़ जयपुर के लिए एक डिजास्टर था, लेकिन आप सरप्राइज करेंगे वॉल्ड सिटी का वो दायरा जो 9 किलोमीटर का है उसको कुछ भी असर नहीं हुआ था। तो इससे हमें एक लेसन लेना चाहिए कि लर्निंग फ्रॉम वर्नाकुलर विजडम, जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जिस तरह से जो सिटी प्लानिंग करके गए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं अर्बन फैब्रिक पे कोई कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मेरे को बहुत शैबी इंटीरियर या शैबी आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, लेकिन मुझे उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, उसकी अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे कि सबसे अच्छी ग्रीन बिल्डिंग क्या है, कौन सी है, मैं कहूँगा सबसे अच्छी ग्रीन बिल्डिंग चोमू की एक गांव में अगर रामलाल की जो कुटिया है या धानी है, वो सबसे अच्छी ग्रीन बिल्डिंग है, क्योंकि उसको बरसात में कैसे उसको अपने बिल्ड फॉर्म को रेजिस्ट करना है उसको आता है। उसके पास एसी का संसाधन नहीं है, किस तरह से 45 डिग्री के एम्बिएंट को उसको झेलना है, किस तरह से ठंड में उसको अपनी बिल्डिंग को बचा के रखना है, तो उसने बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स के माध्यम से, जो कि आई थिंक हम आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर की एक ड्यूटी बनती है कि हम जब भी कोई चीज़ प्लान करें, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि सिटी ग्रो करेगी तो आप इनसे बच नहीं सकते हो, डेंसिटी चेंज होगी। बिल्कुल। आप सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ एक कंट्री का, मंगोलिया में एक शहर है उलानबातर जो कि उसकी कैपिटल है। 50% पॉपुलेशन मंगोलिया की उस सिटी में रहती है। उन्होंने एक पर्टिकुलर दायरा, जैसा कि आपने बताया था कि आपने को दायरा एक सीमित, एक डोमेन, एक बॉर्डर लाइन बनाने की जरूरत है। उस बॉर्डर में आप डेवलपमेंट को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके आप हाई राइज डेवलपमेंट करो, बाकी आपके जो ग्रीन कवर्स हैं उनके साथ कृपया करके छेड़छाड़ ना करो। एंड इफ यू सी इन द सिटी प्लानिंग ऑफ जयपुर 1726 में भी उस समय भी वहां पे 42% एरिया कवर किया गया था। बिल्कुल। और आज भी सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब मैं पॉलिसी मेकर्स को, सरकारों को मतलब बधाई के पात्र है कि आज भी जयपुर एक लिविंग हेरिटेज का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। और यही जो एक आपकी मेंटालिटी है ये रेस्ट ऑफ द सिटी पे भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और इसके लिए जैसा कि आपने बोला कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी का अकेले का काम नहीं है, सबका काम है। और सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक मैं ये एक प्लेज नहीं लूंगा कि इस पर्यावरण का हनन हमने नहीं, मैंने किया है, जब तक मैं इसमें मैं वर्ड ऐड नहीं करूंगा तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ही एक सकारात्मक मूव उसमें नहीं कर पाऊंगा। तो हमें लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट से आते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी आर्किटेक्चर, बिल्ड फॉर्म, अर्बन प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग जो भी होती है वो हमें बहुत ही होलिस्टिक वे से अपने बिल्ड फॉर्म को प्लान करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कैसे 1726 की जो एंशिएंट विजडम, इंडिजिनस नॉलेज से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आज भी टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड करते हैं, हर इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर को स्टैंड करते हैं। तो हमें ये सीखना ज़रूरी है कि हमारी एंशिएंट विजडम, हमारी इंडिजिनस नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है एज अ नेशन, और अगर हम उसको फॉलो करें आज भी, अगर आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स में बिल्डर्स उसको फॉलो करें ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो हम कैसे टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड कर सकते हैं, एनवायरमेंटली सॉलिड बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, अभी आपने बात की जैसे ये जो अभी ये बनी है सफारीज बनी है विद्याधर नगर में, अभी हाल ही में 22 किलोमीटर का ट्रैक बना है सफारी के लिए, और हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, हम इन सब चीज़ों की, तो आप कैसे इस टूरिज्म को लाके, आप एक तरफ तो अगेन आप टूरिज्म डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट इसका जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट है
कैसे हम उनके लैंड में इंक्रोच करके सफारीज करके उनको बेघर करते जा रहे हैं, और हर आए दिन हम फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोई लेपर्ड आ गया झालाना से, विद्याधर नगर से। तो कैसे हम एक तो इस चीज़ को बैलेंस करके कोई एक रास्ता बनाए कि हम टूरिज़्म ज़रूर प्रमोट करें, डेवलपमेंट की ज़रूर बात करें, सफारी ज़रूर लाएं, बट एक सीमा में चीज़ें करें। और दूसरा सवाल इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो अब बिकॉज हम एज अ नेशन बहुत एक कल्चरली स्पिरिचुअली इवॉल्व है, हमारे लिए कल्चर, हमारा स्पिरिचुअलिज्म, हमारी आध्यात्मिकता बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारा कोर है एक्चुअली हमारे कल्चर का। तो कैसे हम इको स्पिरिचुअलिज्म ला सकें कि फेस्टिवल्स में और इन्वायरमेंट, इन दोनों चीज़ों को जोड़ सकें? कैसे हम अपने जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, इकोलॉजिकल रिचुअल्स हैं, उनको कल्चर से जोड़ के, रिलीजन से जोड़ के लोगों को प्रमोट कर सकें, ताकि वो उस तरह से शामिल हों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डेवलपमेंट जरूरी है जी, सफारी भी बनेगी, होनी भी चाहिए। पर्यटन में 4-5 चीज़ें होती है, चाहे आपका हिस्टोरिकल पर्यटन हो गया, आपका इको टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, विलेज टूरिज्म हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। हो क्या रहा है, पहले अगर मान लीजिए जैसलमेर जाता था आदमी तो अलग तरीके की सैंड ड्यून्स में और तमाम सफारीज के लिए जाता था। यदि उदयपुर में गया तो वहाँ पे तमाम जो वहाँ पे आपको लेक सिटी है और उसके लिए जाता था। हो क्या रहा है कि कई सारे डेवलपर्स ने क्या किया कि बात मैं जयपुर की करूँ तो चाहते हैं कि एक ही शहर में मैं सारी फीलिंग्स टूरिस्ट को दे दूँ, जबकि हर शहर का अपना एक चेहरा होता है, एक उसका अदब होता है, एक उसका स्वभाव होता है। आपने क्या किया कि सफारी तो बनाई सो बनाई। अगर मैं बात करूं दिल्ली रोड पे अगर आप चले जाएं तो दिल्ली रोड पे अगर आप देखेंगे तो कुकस और इधर अचोल के साइड में तमाम सफारियां जो है, ऐसे रिजॉर्ट आ गए, ऐसे टेंट लग गए, जैसलमेर बाड़मेर की तरह छोटी छोटी सफारियां चलने लगी। और रात को 11 बजे तक उस जंगल के अंदर उनमें सफारियां कराई जाती है, कैंप फायर्स होते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं। आप यकीन जानिए सरकार की सफारियां तो फिर भी एक लिमिटेड टाइम में चलती है कि शाम को 4 से चली 7 बजे बंद हो गई, उनका एक सिस्टम, एक नियम है। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके की चीज़ें शहर के आसपास आ रही है, ये हेरिटेज होटल्स खुल गए हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, ये होटल्स भी बिल्कुल एनवायरनमेंट में जंगल के बीच में खुल गए हैं। वहाँ पे 11-11, 12-12 बजे रात तक लाउड साउंड में प्रोग्राम्स होते हैं। अब वो जो जानवर हैं जिनके रहने की जगह है वो, वहाँ पर अगर गाड़ियाँ चलेंगी, सफारी चलेगी, तेज साउंड चलेगा, पार्टी चलेगी, लोगों का कोलाहल होगा, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो दौड़ के इधर आएंगे। और दूसरा ये था कि पहले वहाँ गांव थे, पॉन्ड्स बने हुए थे, पानी बनी हुई थी, खाने पीने की चीज़ थी, तो वो उनको सब कुछ वहाँ मिल जाती थी। लेकिन जब वहाँ पर अब जंगल कंक्रीट के खड़े हो गए, होटल्स बन गए, वहाँ पे रिजॉर्ट बन गए, वहाँ पे तमाम आप जयपुर के 100 किलोमीटर के दायरे में देखिए, आपको हर जगह ऐसे मिलेगा जैसे सब जगह, क्योंकि ये बड़ा बिजनेस हो गया। पर्यटन एक राजस्थान का बड़ा कारोबार है और बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग तरीके से एंट्री कर चुके हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो हम लाइसेंस देते हैं, हम सरकार को देखना चाहिए कि वाकई एक शहर की प्रकृति के साथ में ये खिलवाड़ कितना स्तर पे हो रहा है। इनका एक टाइमिंग आप अगर दे रहे हो तो 8 बजे 9 बजे बाद नहीं होना चाहिए। आप होटल को अगर बनाने जा रहे हो तो कौन से एरिया में बनाने जा रहे हो, ये सब चीज़ें देखने की बात है। दूसरी चीज़ ये है, आप ये भी साथ साथ देखिए कि सरकार कई सारे अपने तरीके स्तर पे वादे भी करती है, पूरे भी करती है, लेकिन जो लोग अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि साहब हम जंगल में 100 पेड़ लगाएंगे, हम सीड्स गिराएंगे। आपने सीड्स गिरा दी। कई स्कूल वाले अभी क्या कर रहे हैं, बच्चों को ले जाते हैं और पहाड़ियों पे वो ड्रोन से सीड्स गिरवा रहे हैं, बच्चे सीड्स गिरवा रहे हैं। लेकिन उन सीड्स को गिराने के बाद अभी तो उग जाएंगे, लेकिन बाद में पानी कौन देगा उनमें? तो जंगल कहाँ जाएंगे? आप झालाना की पहाड़ी को देखिए, सारी कट करके वो घर बन रहे हैं। आप आमेर की तरफ देखिए, सारी पहाड़ी कट करके वो घर बन रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे पूरे इधर आप चले जाइए पूरी दिल्ली रोड पे, तो लोगों ने पहाड़ी पे घर ऊपर तक बना लिए। तो जो जंगल थे, जहां जानवरों के रहने की जगह थी, उनमें तो हम पहुंच चुके हैं। तो जानवर आखिर जाएं कहां? तो कम से कम अगर सरकार अगर कोई चीज़ कर रही है, हम लोग, वही बात आ रही है, तुषार जी ने सही कहा कि सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है कि हम अपने घरों की या अपनी सीमाओं की, देखिए जहाँ सुविधा है वहीं दुविधा है। तो आपको सुविधा लेनी है, थोड़ी दुविधा भी देखनी पड़ेगी और दूसरों की परेशानी भी देखनी पड़ेगी, और साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लिमिटेशंस क्या है। अगर बात करें कि हम अभी सावन की बात करें, आपने रिचुअल्स की बात करी,
राजस्थान बड़ी अच्छी परंपरा है कि हर सोमवार को वन सोमवार मनाया जाता है और महिलाएं वहाँ पे घर से खाना बना के ले जाती है और उनमें गार्डन्स में खाती है, झूले पे बैठती है। ये भी पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली बात है, हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे मैं तो ये और कहूँगा कि उन महिलाओं को अब ये करना चाहिए कि खाना खाना ही नहीं, साथ साथ में अगर वो एक पौधा भी लगाएं उस गार्डन में ले जा करके कि भाई हम खाना तो खाएंगे लेकिन एक पौधा और लगा के आएंगे और जिम्मेदारी लें, अपने नाम से पौधा लगाएं, उसको जिम्मेदारी लें, तो शायद वो गार्डन वो वन सोमवारी और ज़्यादा सफल होगी और ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारी भी होगी। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने हृदय को स्वच्छ रखने के लिए, हार्ट को सही रखने के लिए हम लंग्स को ठीक रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि लंग्स ऑफ सिटी होती है जितने भी आपके गार्डन्स होते हैं, ये सांस लेते हैं तो शहर सुंदर और शहर शुद्ध और स्वच्छ रहता है, हेल्दी रहता है। तो हमारे जो गार्डन्स हैं शहर के, ये भी हेल्दी रहे, इनमें भी अच्छी हरियाली रहे और इनका भी अच्छा सा डेवलपमेंट हो, ये जिम्मेदारी हमें पूरी करनी चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो आखिर में मैं आप दोनों से ही सिर्फ थोड़ा संक्षेप में अगर आप मुझे बता सकें कि अगर पर्यावरण एक लीगल पर्सन होता और उसकी एक आवाज़ होती तो वो अपने क्या राइट्स मांगता और कैसे वो मांगता? आप तुषार जी अगर आप मुझे बताएं। आई थिंक आपका सवाल बहुत ही जायज़ है। सबसे पहले है कि पर्यावरण को भी हमें एक इंटीग्रल पार्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले पर्यावरण बोलता डिफॉरेस्टेशन मत करो, जी। वो कहता हिल की लेवलिंग मत करो, जी। वो कहता रोड के एक्सपेंशंस बहुत जुडिशियसली करो, जी। वो कहता अनऑर्गेनाइज्ड क्यूरिंग मत करो, जी। वो कहता हाई कार्बोनाइजेशन मत करो, जी। और वो कहता अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन मत करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आप? पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध रहने में चाहे वो ग्रीनरी की बात है, चाहे वो पानी के कम कंजम्पशन की बात आए, चाहे पौधे लगाने की बात है, चाहे एसी पर नियंत्रण करने की बात है, या जरूरत से ज़्यादा गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की बात है, तमाम चीज़ें ऐसी है, चाहे हम अनावश्यक सब जो भी है, जो भी हमारे जरूरत से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं उन सब पर नियंत्रण होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण बहुत शुद्ध रहेगा और बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा और इससे हेल्दी और वेल्दी दोनों चीज़ें अच्छी रहेंगी। बिल्कुल, ग्रीड से नीड पे आएँ, जितना ज़रूरी है उतना ही चाहें और अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के बारे में सोचें, तभी हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो हम तो चले जाएंगे, हम क्या छोड़ के जाएंगे वो बहुत जरूरी है। लास्ट वर्ड में बोलना चाहूँगा, इस पूरे डिस्कशन का संक्षिप्त जो एक निष्कर्ष निकलना चाहिए वो होना चाहिए लेस इज मोर। करेक्ट, लेस इज मोर। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र झा जी, थैंक यू सो मच तुषार सुगानी जी। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने काफ़ी सारी बातें की और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को साझा की, संवेदनाओं से समाधान तक, जल, जीवन और जंगल। नमस्कार।